अगर non-material culture always lags behind material culture because of technological advancement. तो जिसकी वजह से जो नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है मटेरियल कल्चर से, तो उसकी वजह से एक टेंशन जनरेट होती है, एक डिफरेंस जनरेट होता है, उसको हम कल्चरल लैग। ठीक है जी। नॉट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप, नहीं, आपको लिखना चाहिए नॉन मटेरियल कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद मटेरियल कल्चर, क्योंकि नॉन मटेरियल वो भी कल्चर है जो इवॉल्व हो रहा है, जो जल्दी आगे निकल गया, वो भी कल्चर है। सही, तो दोनों कल्चर हैं। देखिए नॉन मटेरियल कल्चर को टाइम ज्यादा लगता है मटेरियल कल्चर के मुकाबले में। तो दिस इज हाउ इट इज। सही है जी। तो ये डिफरेंस है नॉन मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर का, और नॉन मटेरियल कल्चर के पीछे रह जाने का, और इस तरह की और चीजें। ठीक है। Any other question about lecture, or we go to ethnocentrism? एक चीज और होती है कल्चरल वेरिएबिलिटीज, के हर कल्चर के अंदर कुछ डिफरेंसेस, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ वेरिएबिलिटीज होती हैं। तो उसके ऊपर हमें खैर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कल्चरल वेरिएबिलिटीज क्या होंगी, क्यों होंगी। तो वी आर क्लियर अबाउट इट। सही है जी। Let's move forward. Let's start sharing screen with you. नेक्स्ट इज एथनोसेंट्रिज्म। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एथनोसेंट्रिज्म पे हमारे यहाँ पूरा एक अच्छा पार्टिसिपेंट भी अच्छा है, काफी सारे ज्वाइन कर चुके हैं। इस तरह से हमारी रिवीजन भी हो जाती है और हम टाइम भी जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर दोज हु आर एबल टू ज्वाइन लेट। तो आई एम श्योर यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म सिंपल सी एक चीज है। एथनोसेंट्रिज्म इज द बिलीफ दैट one has about their culture and its values being superior to other cultures or relative to other cultures. सिंपल सी बात कि ये बिलीफ रखना कि मेरी एथनिसिटी या मेरा कल्चर और उसकी वैल्यूज दूसरी एथनिसिटीज और कल्चर और उनकी वैल्यूज से बेहतर है, इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। एथनोसेंट्रिज्म क्या है कि मेरा कल्चर, मेरे कल्चर की वैल्यूज जो है वो दूसरे कल्चर और उसकी वैल्यूज की निस्बत बेहतर है। अब इसकी मिसाल आप देख लें, लोग आपस में लड़े होते हैं जी, इस्लामी कल्चर ज्यादा अच्छा है, वेस्ट का कल्चर बर्बाद हो चुका है, वेस्ट के कल्चर की बुराइयां के मुकाबले में वेस्टर्न कल्चर ही कहता है इस्लामी या ईस्टर्न कल्चर के बारे में कि ये इनके अंदर ये मसाइल हैं, ये बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक वैल्यूज हैं, शोविनिस्टिक वैल्यूज हैं, पेट्रियार्कल वैल्यूज हैं, दीन का इस्तेमाल करके लोगों की आजादी इजहार को दबाया जाता है। सही है। तो these are all differences, हर कल्चर की कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें भी चाहिए। तो वो हमें एथनोसेंट्रिज्म उसको ड्राइव करता है। क्लियर हो रहा है अभी? अच्छा जी, अब नहीं होगी जी वॉइस डिस्टर्बेंस। अब मेरा ख्याल है अब वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आपको सही आ रही होगी। ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके जी। तो let's stop video I think and let's
Start sharing screen once again. Or maybe. अब एथनोसेंट्रिज्म हर जगह है। इवन आप ये देखें कि छोटे छोटे जो हमारे कल्चर्स हैं, छोटे छोटे जो हमारी सब कल्चर्स हैं, उनके अंदर भी हम एथनोसेंट्रिज्म कर रहे होते हैं। उनके अंदर भी हम ये देख रहे होते हैं कि लोग आपस में अपने कल्चर को बेहतर करते हैं। देखें जी, कराची के कल्चर में तो ऐसे होता है, या पश्तून कल्चर में तो हमारा इससे बेहतर है। पश्तून कल्चर में जी रिवायात ज्यादा अच्छी हैं, गैरत की रिवायात हैं, वहां पे कोई मांगता नहीं है। तो अब उसमें से बहुत सारी जो बातें होती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं या फिक्शन होता है। कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, मुकाबले उन कॉमनैलिटीज को, उन सिमिलैरिटीज को वैल्यू नहीं करते, और वेरिएशन और वेरिएबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये और हमारा बड़ा क्राइसिस होता है कि जी कल्चरल वैल्यूज को ज्यादा हम अपनी कल्चरल वैल्यूज को ज्यादा देखते होते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन बन जाती है। लेकिन मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मुझे ये बताइए कि आप लोगों को अभी कोई व्हाट्सएप स्क्रीन बीच में नजर आई है, ये कॉन्स्टेंटली स्लाइड्स ही नजर आई थी, या आपको ब्राउजर नजर आ रहा है? बिकॉज बार बार स्क्रीन शिफ्ट। अब जैसे मुझे बताइए, अभी आप लोगों को ब्राउजर नजर आ रहा है, जूम नजर आ रहा है, या आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स नजर आ रही है इस टाइम पे? अभी भी पावर पॉइंट स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस, ओके, बेस्ट हो। सो देयर वाज स्लाइट एरर, so now I don't think there will be. Okay, so now you can see ethnocentrism. तो ethnocentrism का आपको पता चल गया कि ethnocentrism ये है कि आप दूसरे कल्चर्स को जज करें, उनके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करें, उनके ऊपर जजमेंट कॉल दें, और आपका जो बेसिस ऑफ प्री कंसेप्शन है वो आपकी अपने कल्चरल वैल्यूज हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स, अपने कस्टम्स, अपनी वैल्यूज से सेट हो गए हैं। आप उनकी बेसिस पे दूसरे के कल्चर को जज करें। ये एथनोसेंट्रिज्म है, बिल्कुल। जैसे अमरीकी कहते हैं जी कि ये हिस्पैनिक्स ने आके हमारा कल्चर खराब किया है। जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, जैसे एल साल्वाडोर, होंडुरास और पनामा भी अब आता है, ये जो ममालिक हैं, इन्होंने आके हमारा कल्चर खराब किया। या मैक्सिकन्स आ रहे हैं तो ये ड्रग डीलिंग में ज्यादा हैं अब। हालांकि बहुत सारे अमरीकी जो ओरिजिनल वाइट रेसिस्ट हैं, वो लोग भी यही काम करते हैं। अब बड़ी मजे की आप एक कार्टून देख रहे हैं कि जो कलर्ड पीपल हैं उनको जी अब, हालांकि पहले उनको लाने वाले ये खुद थे, उनको जबरदस्ती ला के उनसे गुलामी कराई, लेकिन अब जाके कह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज जो है ना, ये हमारी अमेरिकन वैल्यूज से अलाइंड नहीं है। लोग कहते हैं ना, वो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, ये कहते हैं कि ये ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, ये कत्ल में और ड्रग डीलिंग्स में, ड्रग यूसेज में ये ज्यादा इन्वॉल्व है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सपोर्टेड नहीं है ये बात रिसर्च के जरिए, लेकिन ऐसी बात करते हैं लोग, और उनको कह रहे हैं गो बैक टू अफ्रीका। फिर मैक्सिकन्स को या हिस्पैनिक्स को कह रहे हैं गो बैक टू मैक्सिको। भाई तुम लोग तो रेपिस्ट हो, बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, आप तो रेपिस्ट हैं, आप तो आर्सनिस्ट हैं, ये तो अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। मगर अब जब रेड इंडियंस आके सामने खड़े हो तब कंफ्यूज। रेड इंडियन कल्चर को तो इन्होंने आके तार तार किया है। ठीक है जी। तो ये वाली जो चीजें, बल्कि बहुत ही ये कार्टून टाइमली आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी थैंक्स गिविंग का चल रहा है कॉन्टेक्ट। तो थैंक्स गिविंग है ही यही कि जो नेटिव अमेरिकन रेड इंडियंस के साथ जो जुल्म हुआ उसकी सेलिब्रेशन है, क्योंकि उसके बाद अमेरिकन बिल्कुल डोमिनेट कर गए थे। ठीक है जी। सो एथनोसेंट्रिज्म यानी अपने कल्चरल वैल्यूज, अपने कल्चरल मार्कर्स के हिसाब से दूसरे कल्चर को डील कर। Cultural relativism is the notion that a culture should be understood on its own terms, using
its own standards rather than the standards of some other culture. आप उस कल्चर को उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझें. कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. रिलेटिविज्म क्या है? कॉन्टेक्स्ट है. रिलेटिविज्म क्या है? रिलेटिविज्म ये है कि ये तमाम चीजें सब्जेक्टिव हैं. इनकी कोई एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है कि अगर ये चीज इसका स्कोर 50 हुआ तो ये सही है, इसका स्कोर 70 हुआ तो ये गलत है, इसका स्कोर 100 हुआ तो ये बिल्कुल गलत है, इसका स्कोर 20 हुआ तो ये बहुत अच्छी. नो, these are very subjective values and these should be judged in the same fashion. अब एथनोसेंट्रिज्म जो है वो दूसरे कल्चर को अपने पर्सपेक्टिव से देखने का नाम है, एक और तरीके से अगर हम डिफाइन करें. लेकिन रिलेटिविज्म जो एथनोसेंट्रिज्म का जवाब है वो है दूसरे कल्चर को उसके अपने पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें. Ethnocentric individuals will believe that his culture is better, correct and all. सिर्फ अपने कल्चर को बेहतर मानना है, सही मानना है, दूसरे के कल्चर को गलत मानना है. जो बंदा कल्चरल रिलेटिविज्म में बिलीव करता है वो कहता है ना मेरा कल्चर सही है ना आपका कल्चर सही है, या मेरा कल्चर बेटर है ना आपका कल्चर बेटर है, हमारे कल्चर अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक. तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म होता है. जीनोसेंट्रिज्म एक और चीज है, लेकिन अभी एक और चीज इसमें हम बता दें कि अब एक सवाल ये आ जाएगा कि इस तरह तो फिर जनाब हर सही और बुरी रिवायत जो है उसकी जस्टिफिकेशन पैदा हो जाएगी कि ये कल्चर में, हमारे कल्चर में जहेज देना हमारे कल्चर में, या खवातीन को घर बिठाना हमारे कल्चर में है, या वेस्ट के अंदर क्या है कि वेस्ट के अंदर गालियां या लड़ाई झगड़ा ये हमारे कल्चर में. तो इसका जवाब नहीं है. देयर आर सर्टेन एथिक्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स. लॉ की खिलाफ वर्जी जो भी होगी तो फिर कल्चर उसका कुछ नहीं कर सकता. कल्चर विल हैव टू सिट बैक एंड टेक एन ओपिनियन व्हिच इज सपोर्टेड बाय लॉ. तो लॉ जहां आ जाएगा फिर कल्चरल रिलेटिविज्म पीछे. एक कल्चरेशन भी कल्चरल रिलेटिविज्म नहीं है. देखें, कल्चरेशन तो होती है आप किसी और कल्चर के हिसाब से अपने अपने कल्चर को अडैप्ट कर. तो कल्चरल रिलेटिविज्म तो सिंपल ये बात है कि आप दूसरे कल्चर को डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको उस कल्चर के अंदर कुछ बातें डिफरेंट लगी, आप उस डिफरेंस को उस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं कि हालात कैसे. तो ये इस तरह से यूरोसेंट्रिज्म से एथनोसेंट्रिज्म नहीं ओरिजिनेट किया, और हो सकता है किया भी हो, लेकिन एथनोसेंट्रिज्म एक बड़ी टर्म, यूरोसेंट्रिज्म उसका एक पार्ट. एथनोसेंट्रिज्म तो हम पाकिस्तानियों को भी होती है, इंडियंस को भी होती है कि जी हमारा कल्चर ज्यादा बेहतर है, ईस्टर्न कल्चर ज्यादा बेहतर. यूरोसेंट्रिज्म क्या है कि यूरोपियन कल्चर ज्यादा बेहतर है. व्हाइट नेशनलिज्म एक और कल्चर है. अब अफ्रीकनिज्म भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है. इसके अलावा ड्रविडियनिज्म एक कल्चर है. ड्रविडियन एक पूरी थिंकिंग है जो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रवेल करती है. साउथ इंडिया मतलब ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और खासकर तमिलनाडु, ये तमाम चीजें तो ये कहीं पर भी हो सकता है. कल्चरल रिलेटिविज्म और एक कल्चरेशन में फर्क ये है कि एक कल्चरेशन तो किसी के कल्चर की कुछ वैल्यूज को अडॉप्ट करना है. कल्चरल रिलेटिविज्म अडॉप्ट करना नहीं है. कल्चरल रिलेटिविज्म ये कि आप उनको स्टडी करें और कि हाँ यार ये भी ठीक है, इनका भी एक बैकग्राउंड है, इनके पीछे भी कोई एक एक थिंकिंग है, उसको अडॉप्ट करना कुछ चीजों को, वो फिर कल्चरल रिलेटिविज्म होता है, एक कल्चरेशन. आई होप आई एम क्लियर नाउ. जीनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म अपनी एथनिसिटी, जीनो मतलब दूसरी एथनिसिटी, तो किसी दूसरी से एथनिसिटी से इंस्पायर हो जाना, उसको सही समझ. प्रोडक्ट, स्टाइल्स एंड आइडियाज ऑफ समवन एल्सेस कल्चर रादर देन इट्स ओन. ठीक है, जैसे कुछ पाकिस्तानी वुमेन, सारे नहीं, बिलीव दैट यूरोपियन कॉस्मेटिक्स आर फार सुपीरियर टू दोस प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली. ये बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी की बात है, लेकिन ये जीनोसेंट्रिज्म अपनी टर्म्स में नहीं होगा. जीनोसेंट्रिज्म ये होगा कि आप उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, उनकी तरह के कपड़े पहने, उनकी तरह का खाना खाएं, उनकी तरह की चीजें. अब अगेन हमारे यहाँ कुछ लोग फॉरेन जजमेंट कॉल दे देते हैं और कहते हैं कि जी ये तो है ही गलत, ये वेस्टर्न कल्चर गलत है, ये औरत जो कर रही होगा. आई थिंक इसके कंपैरिजन या इसके कॉन्ट्रास्ट में ये भी किया जा सकता है कि आप हर वैल्यू को उसकी उसकी बेसिस पे देखें. कोई खातून अगर काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही है तो आप उसको देखें कि उसकी जरूरत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है. आप फॉरन, ये एथनोसेंट्रिज्म है कि जो
हमारा एक रिलीजियस कंजर्वेटिव हल्का जो है वो बैठकर जजमेंट कॉल पास कर देता है। ठीक है जी। पाकिस्तानी वेमेन, अच्छा इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक पूरा एक हल्का है जो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लोगों को गालियां देते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, जी अमेरिका में तो ये होता था, इंडिया में तो ये होता था, हमने तो ऐसे देखा, हमने तो वैसे देखा। अब वो भी एक पूरा कबीला है, उसको भी आपने देखना है। तो उस कबीले के भी अपने मसाइल हैं। तो वो कुछ लोग हैं जिनका बस नहीं चलता, वो अमेरिका चले जाएं, बस अमेरिका उन्हें बुलाता नहीं है। वो अमेरिका और यूरोप के का दम भरते नहीं थकते। तो ये तमाम चीजें, अमेरिकन बिलीव दैट यूरोपियन प्रोड्यूस सुपीरियर ऑटोमोटिव व्हीकल्स। अब ये भी हो सकता है बहुत से अमेरिकन बिलीव करें, पाकिस्तान में ये बिलीव है कि जापानीज जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो ज्यादा बेहतर। पाकिस्तान में एक बड़ी हद तक एक बिलीफ है, ऑल्दो अब तो ट्रेड रिलेशंस बड़े खराब हो गए इंडिया से, लेकिन कि जी इंडिया से आई हुई जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बहुत है। पूरी एक मार्केट थी, पूरा एक बिजनेस था ये, जो इंडिया से आने वाली ज्वेलरी को का बिजनेस था पाकिस्तान में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो ये जीनोसेंट्रिज्म है। इसके मुकाबले में जीनोफोबिया है। जीनोफोबिया होता है दूसरे कल्चर से डरना। जीनो मतलब कल्चर अदर देन योर कल्चर, फोबिया मतलब डरना, नापसंद करना। तो जीनोफोबिया हो गया, जैसे यूरोप में आजकल पूरे एक जीनोफोबिया की एक तहरीक चली हुई है कि ये बाहर से आने वाले लोग, ये मिडिल ईस्ट से और साउथ एशिया से आने वाले लोग, ये लोग प्रॉपरली कल्चर्ड नहीं है, यूरोपियन वैल्यूज को नहीं समझते, ये इनकी रेस जो है, इवन ये बातें भी, इनकी रेस ही सुपीरियर नहीं है, दे कैन नॉट बिकम एवर कल्चर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये आके हमारे यूरोपियन कल्चर को खराब करना चाहते हैं। फिर जीनोफोबिया की एक टाइप इस्लामोफोबिया है, कि इस्लाम को फॉलो करने वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लाम को फोबिया को फॉलो करने वाले शोविनिस्ट हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं, ये हमारे कल्चर को खराब कर देंगे, हमारी कल्चर डिवर्सिटी को खराब कर देंगे, औरतों को घरों में बंद कर देंगे। ये हमें फाइनली इनका मकसद ये है कि आके इस्लामी निज़ाम यहाँ पर कायम कर दें, और हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमने लड़ झगड़ के चर्च को पीछे किया है, आज़ाद ख्याली हमारे अंदर है, उसको ये मस्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ जीनोफोबिया एंड इस्लामोफोबिया। तो ये इसी तरह एथनोफोबिया भी हो सकता है कि लोग अपनी एथनिसिटी को नापसंद करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं, वो बिल्कुल ही वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, जान जान के वेस्टर्न लहजे में बात करेंगे, अपने कल्चर को बुरा कहेंगे। ये कम होते हैं क्योंकि सोसाइटी ऐसे लोगों को आउटकास्ट के तौर पे ट्रीट करती है, मगर दे स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब आगे जी अकोमोडेशन, असिमिलेशन एंड ए कल्चरेशन। अकोमोडेशन ऑगबर्न एंड निमकॉफ कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी आप किसी अपने दुश्मन, एडवर्सरी या हॉस्टाइल, जिसको आप पसंद नहीं करते, उसको एडजस्ट कर लें अपने अपने ग्रुप के अंदर, या अपने व्यूज के अंदर, या अपनी डीलिंग्स के अंदर। जी लॉन्डबर्ग कहते हैं adjustment which people in groups make to relieve the fatigue and tensions of competition and conflict। लाजमी बात है, जब आपकी वैल्यूज दूसरे वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, दूसरे वैल्यूज से टकरा रही हैं, एक चीज आप जरूर करेंगे, और वो ये होगी कि आप अ, या उसके हिसाब से खुद ढल जाएंगे, या उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स कर लें। तो अकोमोडेशन होता है एक दूसरे को जगह देना, एक दूसरे को मौका देना, एक दूसरे को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक है जी। तो ये इसका क्या होता है कि वरना आपस में कंपटीशन, एक टेंशन चल रही होती, उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए ये एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, ताकि आप थकावट ना हो, एक दूसरे से एक टेंशन, कांस्टेंट टेंशन का माहौल खत्म। नो सोसाइटी इन कैन बी इन कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए आप हर वक्त तो नहीं लड़ सकते, आपको एक दूसरे के कल्चरल वैल्यूज से अलाइन करना पड़ता है, और सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, और फंक्शनल एक एक्टिविटी है। इसे हमने आपको बताया कि फंक्शनल का क्या मतलब है, सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी मेंटेन रख। कॉम्पिटिशन इज एन अटेम्प्ट बाय सोसाइटी और सोसाइटीज टू स्टेब्लिश सोशल ऑर्डर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। आपने आपस में लड़ाई की, हम पाकिस्तान या बड़े सगीर में भी वेस्टर्न कल्चर जब आया,
के खिलाफ काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हुई, उलमा ने फतवे दिए, उलमा ने बात की। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मुसलमानों को नुकसान होने लग गया, मुसलमानों को फटीग होने लगा। तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर अजान हो रही है तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ। Okay, let's take 5 minutes break. I'll rejoin up. Okay, जी. Seems like it was not Azan as yet. So, okay. अकोमोडेशन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए जब वेस्टर्न कल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, गवर्नमेंट, हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट, उसने इंट्रोड्यूस कराई ये वैल्यूज, तो लाजमन पाकिस्तान में भी रेजिस्टेंस, बड़े सगीर में भी रेजिस्टेंस थी। मुसलमानों को काफी ज्यादा खदशात थे कि ये हमें हमारे लिबास से, हमारे दीन से, हमारी तालीम से, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनसे दूर कर रहे हैं। तो उसके वजह से फिर मुसलमानों ने रेजिस्ट किया उनको अडॉप्ट करने में। इवेंचुअली क्या हुआ, उसका मुसलमानों को प्रॉपर एक फटीग और टेंशन हुई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन बढ़ गया। इंडियन जो हिंदू कल्चर है उससे कंपटीशन हुआ। इसके अलावा जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश कल्चर, क्योंकि ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे थे, तो फिर मुसलमान अपॉर्चुनिटीज में लूज करने लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में। इवेंचुअली उससे क्या हुआ कि मुसलमानों को फिर पीछे रह जाना पड़ा। तो फाइनली मुसलमानों ने अकोमोडेट करना स्टार्ट किया। मुसलमानों के अंदर फिर और चीजें पैदा हुई। मुसलमानों ने कहा कि ओके, हम अपने दीन, अपनी दीनी तालीमात को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब हम दुनियावी तालीमात भी हासिल करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं छोड़ेंगे, अपने कवानीन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम अंग्रेज के कवानीन जो हमसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। हम अंग्रेजी लिबास भी अडॉप्ट कर लेंगे। जहां पर हमें जरूरत पड़ी, हम दफ्तरों में अंग्रेजी लिबास पहन लिया करें, घरों में हम अपना ट्रेडिशनल लिबास पहन लिया करें। तो ये अकोमोडेशन थी। सिमिलेशन होता है पूरा अब्सॉर्ब कर लेना किसी कल्चर को अपने कल्चर के अंदर। Augment and name of the process whereby individuals or groups once dissimilar becomes similar and identified in their interests and outlook। यानी ग्रुप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से उनकी कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, उनकी नॉर्म्स, उनके कस्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो फिर डिसाइड करते हैं और एक दूसरे की वैल्यूज को अडॉप्ट करके
कुछ से एक सिमिलैरिटी ले आता। एटीट्यूड्स ऑफ मेनी पर्सन्स आर यूनाइटेड दस डेवलप्ड इनटू अ यूनाइटेड ग्रुप, यानी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सब ग्रुप्स के, बहुत सारी आइडेंटिटीज, इंडिविजुअल्स के मुख्तलिफ वैल्यूज, मुख्तलिफ हैबिट्स, मुख्तलिफ कस्टम्स, मुख्तलिफ नॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो लोग फिर मिल के ये डिसाइड करते हैं कि हमने नॉर्म्स के साथ जो है वो अब अग्री करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, ये एसिमिलेशन है, यानी आप एब्सॉर्ब कर लें अपने अंदर, यानी अपना जुज़ बना लें। एसिमिलेशन का उर्दू तर्जुमा होता है अपनी जात का हिस्सा बना ले। एक कल्चरेशन होता है अपने आप को एक कल्चर, अपनी जात को अपने कल्चर के अंदर एब्सॉर्ब, सोशल प्रोसेस इन विच मेंबर्स ऑफ वन कल्चर अडॉप्ट द पैटर्न्स ऑफ अनदर। सिंपल। अकोमोडेशन मुसलमानों ने की, लेकिन आप इसको इस तरह से अकल्चरेशन कह सकते हैं कि अच्छा, अकोमोडेशन के अंदर, लेकिन अकोमोडेशन टू वे प्रोसेस होता है। ब्रिटिश को भी अकोमोडेट करना पड़ा कुछ चीजें मुसलमानों के टाइम के हिसाब से, जैसे नमाज का वक्त, जबान के मामले में चीजें उन्होंने भी सीखी, क्योंकि वो भी नहीं इस तरह से फिर सरवाइव कर सकते। अकल्चरेशन होता है सिंगल साइडेड, एक ग्रुप दूसरी ग्रुप की चीजों को अडॉप्ट कर ले। सिंपल सी बात है कि जो फॉर एग्जांपल कहीं पर दो कल्चर्स मिक्सअप हो रहे हैं, या जैसे आप देखें ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, तो कैरेबियन कंट्रीज ने ब्रिटिश कल्चर को एब्जॉर्ब किया है, उनकी जबान, उनका लहजा, उनके कपड़े, ये तमाम चीजों को अडॉप्ट किया। अकल्चरेशन कैन बी रेसिप्रोकल इन सेंस दैट बोथ डोमिनेंट एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स एक्सेप्ट कल्चरल पैटर्न्स ऑफ ईच अदर। तो वो जब एक दूसरे के कल्चरल पैटर्न्स को ऑब्जॉर्व करेंगे, लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, किसी कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे नहीं होता कि ये लड़ाई हो रही है या इसकी लड़ाई शुरू हो गई है तो उसकी बुनियाद पे आप अकोमोडेट करें। आप खुद लगता है कि ये अच्छा है, आपने कल्चरल रिलेटिविटी के साथ इसको देखा और आप फिर इसको अडॉप्ट, ये है कल्चर। ठीक है जी, क्लियर है। मैं ये स्लाइड पे अब ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अब अजान हो रही है। सो 2-3 मिनट्स ब्रेक, आप इसको ऑब्जॉर्व कर लें, देन क्वेश्चंस भी आप मुझसे पूछें।
एसिमिलेशन में कल्चर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, जैसे पाकिस्तान में इंडिया का कल्चर काफी चीज। एसिमिलेशन में एक कल्चर दूसरे कल्चर की कुछ वैल्यूज को एब्जॉर्ब कर लेता है या अडॉप्ट कर लेता है, बिल्कुल पूरे कल्चर को शायद एब्जॉर्ब या अडॉप्ट नहीं कर एक चीज होगा। forgets his own culture adopting one culture, no no no। एक कल्चर अपने कल्चर को फॉरगेट नहीं करता। दो कल्चर्स की आपस के अंदर जो है वो आपस की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की वैल्यूज को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक कल्चर असिमिलेशन यानी एक कल्चर दूसरे कल्चर की कुछ वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट कर ले, या फिर उसके उस पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर ले, और ये भी हो सकता है कि दूसरा कल्चर पहले कल्चर की कुछ वैल्यूज को ऑब्जॉर्व कर ले। मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताऊं। जो क्या ना, मेजर कल्चर अडॉप्ट द कल्चर वैल्यूज ऑफ अ माइनर वन। मेजर और माइनर कल्चर तो कोई चीज ही नहीं होती सर, मैडम। कल्चर कल्चर होता है, माइनर मेजर नहीं होता। यही तो कल्चरल रिलेटिविज्म है कि माइनर कल्चर मेजर कल्चर का कोई फर्क नहीं होता। कल्चर्स कल्चर्स हैं, उनकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि कोई माइनर है कोई बड़ा है। मगर ये है कि हाँ, किसी कोई बड़ा ग्रुप किसी छोटे ग्रुप के कल्चर की कुछ वैल्यूज को लाजमन अडॉप्ट कर सकता है, कोई शक की बात ही नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस देखिए। अकोमोडेशन जो होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अकोमोडेशन मतलब पहले एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की कुछ बातें मान लेते हैं, यानी एक दूसरे की कुछ व्यू पॉइंट्स को, कुछ कल्चरल वैल्यूज को, कुछ कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को अकोमोडेट कर। ठीक है, ये चीज हो गई अकोमोडेशन, यानी वो एडजस्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपने कल्चर के अंदर चेंज आए, लेकिन उस ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है उसकी कल्चरल वैल्यूज के साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप, कि वो करता रहे। हमें उससे मसला नहीं है, हम उसको अलाउ कर देंगे, या हमारे कल्चर के अंदर भी कोई अगर ये करे तो हम उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये अकोमोडेशन। लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं है कि आप दूसरे कल्चर को पकड़ के दूसरे कल्चर से इंस्पायर होके उसको आप अपने अपने कल्चर का पार्ट बना लें। इंस्पायर इंस्पायर होके नहीं, एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज करके करना अकोमोडेशन। सिमुलेशन कि आप इंस्पायर हो जाएं, दो ग्रुप्स आपस में डिसिमिलर हैं, वो दो ग्रुप्स आपस में मिल जाएं, एक दूसरे की कल्चरल वैल्यूज को एब्सॉर्ब कर लें और एक नया कल्चर बन के आ जाए। अकल्चरेशन आमतौर पे सिंगल कल्चर होता है, वो किसी फॉरेन कल्चर से, किसी एक्सटर्नल कल्चर से इंस्पायर होके, इम्प्रेस होके, उसको अप्रिशिएट करते हुए अपने अंदर कुछ उन वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेता है। और एक कल्चरेशन रेसिप्रोकल भी हो सकती है कि फिर दूसरा कल्चर पहले कल्चर की कुछ वैल्यूज को अपने अंदर एब्जॉर्ब। सो अकोमोडेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज, accommodation is conflict resolution, assimilation is inspiration या appreciation, ये मुझे वो चीज। लेकिन assimilation टू वे होता है आमतौर पे, कि फिर आप दोनों कल्चर्स मिलकर एक नया कल्चर तरतीब दे देते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर अगर आप देखें तो वो इंडियन और अरेबिक कल्चर का एक मजमुआ सा बना। ठीक है जी, कल्चरेशन। लेकिन ये कल्चर पे कमेंट बहुत मुश्किल काम है, तो आप इसमें बड़ा ध्यान दें। मैं भी सोच के इसीलिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज कल्चर पे लोग बहुत जल्दी इसके बारे में बड़े पोजेसिव से होते हैं। अकल्चरेशन सोशल प्रोसेस इन विच मेंबर्स ऑफ वन कल्चर अडॉप्ट पैटर्न्स ऑफ अनदर कल्चर। बिल्कुल, हमने बता दिया कि दूसरे कल्चर के पैटर्न्स अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर ये भी होता है कि वो इन रिटर्न उनके कुछ पैटर्न्स को एब्जॉर्ब कर। सर अकल्ट्रेशन का जो है दोबारा बताइएगा प्लीज। मैडम आप टाइप कर दें, मुझे आपका सवाल की समझ ही नहीं आई है क्योंकि सिग्नल्स का मेरा ख्याल इशू है। जी, अब आपका सवाल हम पढ़ लेते हैं।
Culturation, sir, culturation single sided, then how it can be reciprocal? Culturation is not single sided. मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, सिमुलेशन में दोनों कल्चर्स एक दूसरे की चीजों को अडॉप्ट करके एक नया कल्चर बना रहे हैं। यानी ए, बी और सी, ए बी की कुछ चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहा होता है, बी ए की चीजों को अडॉप्ट करता है, और वो दोनों मिलके, या आप समझ लें कि दोनों अपनी वैल्यूज को अपनी वैल्यूज को शेयर करके एक सी कल्चर बना देते हैं, वो असिमिलेशन। ठीक है, यानी दो मिलके। अकल्चरेशन होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की कुछ कल्चरल वैल्यूज को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। जब ग्रुप बी देखता है कि ए ग्रुप ने उसकी कुछ वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट किया है, तो ग्रुप बी ए की कुछ वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, तो ये रेसिप्रोकल बन सकता है। आप ये देख लें कि जो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कैन बी रेसिप्रोकल, यानी ये शर्त नहीं होती कि दोनों मिलके ये डिसाइड करें कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे की वैल्यूज को अब्सॉर्ब करेंगे और फिर एक नया कल्चर बनाएंगे, वो असिमिलेशन। ये रेसिप्रोकल हो सकती है कि यार अच्छा, ये भी तो मेरी चीजें मानी है इसने, इसने भी तो मेरी चीजों को देखा है, इसने भी मेरी वैल्यूज को अप्रिशिएट किया, तो मैं भी क्यों ना इसकी कुछ वैल्यूज को स्टडी करूं और जो मुझे अच्छा लगे मैं उसे बताऊं। इसलिए ये सिंगल साइडेड भी हो सकता है, लेकिन रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इसमें शर्त नहीं होती। सिमुलेशन में तो दो ग्रुप्स का फ्यूज होना शर्त है, दो ग्रुप्स का मर्ज कर जाना शर्त है, ये दोनों का फर्क। ठीक है जठियाल, एस एम जठियाल, आपको क्लियर हुआ अभी? कल्चरेशन भी मैंने बता दिया कि कल्चरेशन इज कल्चर एक और लिए लें और आप उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लें, अपने अंदर अडॉप्ट कर लें, अपने अंदर उसको पार्ट ऑफ योर कल्चर बना लें, लेकिन साथ साथ आपने अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखी। इसीलिए असिमिलेशन में तीसरी एक आइडेंटिटी बन के आती है, दो ग्रुप्स, दो कल्चर्स का मिक्सचर से। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पाकिस्तानी कल्चर की मिसाल दी, तो जनरली पाकिस्तानी कल्चर इंडियन और अरेबिक पर्शियन कल्चर्स के मजमूए से बना है, और वो एक नया कल्चर बन के आया है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर थोड़ी हिंदू ट्रेडिशंस भी हैं, इंडियन एरियाज की, नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशंस हैं, साथ साथ हम एक इस्लामी हमारी तर्ज सोच, तर्ज फिक्र है, उसकी वजह से हमारे पास जो ईरानी या पर्शियन कल्चर है उसकी बहुत इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है। मगर क्योंकि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो अरब में हुआ, और फिर अरब फातेह पाकिस्तान में या सिंध में आए, तो उनका भी एक खास असर रसूख है। तो हमारा लिबास उमूमन अरबियों जैसा नहीं है, पर्शियन जैसा ज्यादा है। हमारी बातचीत, हमारी जबान ज्यादा पर्शियन को फॉलो कर रही होती है, लेकिन हमारा खाने पीने के अंदाज इंडियंस से ज्यादा मिलते हैं। हमारी जो मजहबी तरीकाकार है वो अरबी कल्चर से ज्यादा मिलती हैं। तो इस तरह कल्चर, जी जी, सब कल्चर सोशल क्लास की बेस पे डिवाइड हो जाता है। कल्चर तो मुश्किल है, क्योंकि कल्चर तो हर एक ही होता है, लेकिन सब कल्चर्स बन जाते हैं। अर्बन कल्चर, हमारा कल्चर अकोमोडेशन होगा या कल्चरेशन होगी? हमारा कल्चर मेरे हिसाब से एसिमिलेशन होगी। नहीं नहीं, सॉरी, हमारा कल्चर एक कल्चरेशन होगी, बिल्कुल, कि हमने अडॉप्ट किया है अपनी बेसिस पे, लेकिन हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे अडॉप्ट नहीं किया है कि यार अब ये तो आ गया है तो हम नहीं कर। हमारा कल्चर कल्चरेशन हो। कॉम्पिटिशन होता है कि दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, फिर एक दूसरे की चीजों को अडॉप्ट कर ले, वो कॉम्पिटिशन। जैसे अगर आप मिसाल ले लें, तो जो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए है, जहाँ पे ये टेक्सास और ये फ्लोरिडा और बाकी रियासतें आती हैं, तो वहां पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है स्पेनिश कल्चर का और हिस्पैनिक्स का, और इसके साथ साथ एक जो यूरोपियन, नॉर्दर्न यूरोपियन नॉर्डिक कल्चर है, वो वहां पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो उस वहां पर फिर उन्होंने मिलकर दोनों ने एक दरमियानी रास्ता सा निकाला है, अकोमोडेट किया एक दूसरे को, क्योंकि दोनों कल्चर्स बड़े स्ट्रॉन्ग। जी, ब्रिटिश कल्चर को हमने अकोमोडेट किया तो वो लेकिन ब्रिटिश ने हमारे कल्चर को क्योंकि कम अकोमोडेट किया, तो हम उसको शायद उस तरह से अकोमोडेशन नहीं कह सकते, लेकिन अकोमोडेशन है। ब्रिटिश ने भी कुछ चीजें हमारी अडॉप्ट की,
हमारे खाने, हमारी चीजें, तो अकोमोडेशन आ सकती है इन द सेंस कि फिर हम लोग भी मजबूर थे उनके कल्चर की कुछ वैल्यूज को अडॉप्ट करने। ब्रिटिश जब आए तो पाक इंडो पाक के अंदर जो कल्चरल चेंजेस आए उनको आप अकोमोडेशन कह सकते हैं। अच्छा जी, थ्योरी कैसे अप्लाई करनी होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और सोशियो बायोलॉजी अप्रोच, ये तीनों मैक्रो लेवल अप्रोचेस हैं, यानी सोसाइटी टू इंडिविजुअल देखती है, इंडिविजुअल टू सोसाइटी नहीं देखती, सोसाइटी टू इंडिविजुअल देखती। कल्चर क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट कहते हैं सिस्टम ऑफ बिहेवियर बाय विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कोऑपरेट टू मीट देयर नीड्स। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट ने तो कॉपरेशन और स्टेबिलिटी देखनी है, तो वो कहता है कि जैसे एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके चीजों के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। ये बिहेवियर्स का सिस्टम। सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये तो कॉन्फ्लिक्ट देखिए, कल्चर इज सिस्टम दैट बेनिफिट सम पीपल एंड डिसएडवांटेजेस अदर्स। कहते हैं भाई कल्चर तो है ही यही कि कुछ लोगों का फायदा कुछ लोगों का नुकसान। ईस्टर्न कल्चर के अंदर आप देखें कि जो खवातीन है बकौल उनके खवातीन बैकवर्ड रहती हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। वेस्टर्न कल्चर में देखें तो फैमिली सिस्टम थोड़ा कमजोर ज्यादा हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो है वो मटेरियलिज्म ज्यादा आ गया है, वैल्यूज कम हो गई हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा क्योंकि मटेरियल वैल्यूज और मटेरियलिज्म की वजह से वहाँ पे जो लोअर क्लासेस हैं उनका हालात बहुत खराब है, उनकी इम्प्रूवमेंट की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें। सोशल बायोलॉजी अप्रोच कहते हैं कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर दैट इज पार्टली शेप्ड बाय ह्यूमन बायोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कैसे उठते हैं बैठते हैं, उनके क्या अमराज हैं, उनको भूख कब लगती है, ये तमाम चीजें भी कल्चर डिफाइन करती हैं। फाउंडेशन ऑफ कल्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहती है कि सोसाइटी की कोर वैल्यूज जो है ना और कस्टम्स, वो ही उसकी कल्चरल फाउंडेशन है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि सोसाइटी जिस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उसके कल्चर को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। क्योंकि सोशियो बायोलॉजी अप्रोच कहती है कि ह्यूमन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से कल्चर, ह्यूमन बींग्स कैसे पहले थे, फिर उन्होंने इवॉल्व कैसे किया, उन्होंने मुख्तलिफ म्यूटेशंस अंडरगो की, मुख्तलिफ मुश्किल हालात का मुकाबला किया, ड्राउट्स का, फ्लड्स का, अर्थक्वेक्स का, थंडरस्टॉर्म्स का, स्टारवेशन का, तो और उसके हिसाब से वो फिर उनका अपना कल्चर बना। कोर क्वेश्चन जिसको पूछता है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच वो ये है कि कल्चर का जो पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न्स, कल्चरल वैल्यूज, ये किस तरह से सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करके स्टेबिलिटी लाते हैं, और कौन से कॉमन पैटर्न्स हैं जो हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये कहता है कि कल्चरल बेनिफिट कुछ लोगों को कैसे फायदा देता है, कुछ लोगों का इस्तेहसाल कैसे करता है, जबकि सोशल इनइक्वालिटी को कैसे जो है ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसके मुकाबले सोशल बायोलॉजी कहती है कि ह्यूमन स्पीसीज को कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करने में मदद, कि वो एवोल्यूशन को ज्यादा देख रही है सोशल बायोलॉजी अप्रोच, तो वो फिर एवोल्यूशन अडेप्टेशन के ऊपर बात कर रहा है। क्लियर है जी? मूविंग फॉरवर्ड, अब पास्ट पेपर्स के कुछ हम देख लेते हैं डिस्कशंस। 2021 का पास्ट पेपर था। आर्ग्यू करते हैं बहुत से स्कॉलर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं कि वो एक ग्लोबल कल्चर से डोमिनेट करती है। आप इससे एग्री करते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसका एक ग्लोबल कल्चर है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी। ऑल्दो ये हम अपने पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं कि देखें ग्लोबल कल्चर अब बनता जा रहा है क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं। कुछ वैल्यूज तो हमारी आती जा रही हैं ग्लोबल कल्चर, यानी कुछ सेंट्रल या शेयर्ड वैल्यूज हैं जो तकरीबन इंटायरिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अडॉप्ट हुए। जैसे अब हमारे लिबास जो है वो बड़ी हद तक एक दूसरे से अलाइन हुआ है। व्हेन वी केम आउट ऑफ आवर हाउसेज एंड व्हेन देयर इज नो ट्रेडिशनल गैदरिंग, तो अब हम एक वेस्टर्न लिबास की तरफ ज्यादा माइल है। हमारे खाने पीने की आदत फास्ट फूड कल्चर आ रहा है, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सोशल मीडिया, फास्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही, क्वेश्चनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी का कल्चर आ रहा है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का कल्चर आ रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं फिर ये वो वैल्यूज हैं कि जो ग्लोबल कल्चर के अंदर, इसी तरह ग्लोबल कल्चर के अंदर अब एक्सेप्टेबिलिटी
का रुझान ज्यादा आ रहा है, एक दूसरे की कल्चरल प्लुरैलिटी का रुझान आ रहा है, कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट हो रहा है इसके साथ साथ। लेकिन खैर एथनोसेंट्रिज्म भी आ रहा है, लेकिन जनरली जो है कल्चरल रिलेटिविज्म है, एक दूसरे के कल्चर को समझने की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है, कल्चर और जो हमारे लिबास है वो अलाइन हो रहा है। लैंग्वेज पे अगर हम आए, लैंग्वेज कल्चर का एक बहुत अहम पार्ट है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लैंग्वेज के ऊपर बात हो रही है, लैंग्वेज किस तरह से सिमिलैरिटी इख्तियार करी है, अंग्रेजी कितनी कॉमन हो रही है, अंग्रेजी में इस्तेमाल अब हर एक के लिए जरूरी हो गया है। दुनिया में आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी एफिशिएंसी मॉडल की तरफ जा रही है, कॉस्ट का रिडक्शन है, लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये कुछ ग्लोबल कल्चर की जो है वो एग्जाम्पल्स। देयर इज कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। देखा, मैंने आपको कहा था कि ये सवाल आया था, कि मैंने अटेम्प्ट भी किया था। इन दिस प्रोसेस द नॉन मटेरियल कल्चर लैग बिहाइंड मटेरियल कल्चर, क्रिएटिंग लैग। एज अ सोशियोलॉजिस्ट, गिव योर ओपिनियन टू ऑन हाउ टू फिल दिस गैप। क्या मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें तो ये वाला सवाल बिल्कुल क्लियरली जवाब दिया हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है कि डायलॉग होना चाहिए जनरेशंस के दरमियान कल्चरल गैप के लिहाज से। इसके अलावा जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके साथ हमेशा अब हमें सोशल वैल्यूज को असाइन करना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी, सोशल इम्पैक्ट, इसके बारे में हमेशा इसकी एक इवैल्यूएशन होनी चाहिए। एनी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी should be backed by its socio-economic या सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इस पे बात की जानी चाहिए। जनरेशंस के दरमियान डायलॉग को बेहतर किया जाए, इंटर जनरेशन जो कल्चरल गैप है इसको देखा जाना चाहिए। मटेरियल कल्चर, इसी तरह नॉन मटेरियल कल्चर के लिए मुख्तलिफ डिस्कशन फोरम्स का क्रिएट करना जरूरी है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि कल्चरल लैग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये कुछ सवाल की जवाब। एथनोसेंट्रिज्म प्रमोट सोशल चेंज एंड मेंटेन्स सोशल ऑर्डर। अच्छा जी, कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म प्रमोट सोशल चेंज एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये सवाल as far as I remember I did not attempt, but okay. एथनोसेंट्रिज्म सोशल चेंज को किस तरह से प्रमोट करता है और सोशल ऑर्डर लाता है। तो एथनोसेंट्रिज्म सोशल ऑर्डर कैसे लाता है इस पे तो हम क्लियरली बात कर चुके हैं कि आप अपनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको देखते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके दिल में जिसकी वजह से फिर एक एसोसिएशन विद योर ओन कल्चर और एथनिक ग्रुप पैदा हो जाती है। तो जो भी अपने ग्रुप की वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन से डेविएट कर रहा होता है, उसके खिलाफ सोसाइटी और कल्चर स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। देन दे ट्राई टू पुट देम इन ऑर्डर। एथनोसेंट्रिज्म सोशल चेंज को कैसे प्रमोट करती है कि जब एथनोसेंट्रिक लोग अपने कल्चर से मुख्तलिफ कोई कल्चर देखते हैं और उसकी वैल्यूज देखते हैं, उनको प्रोपेगेट होते हुए देखते हैं, when they realize that unless we make few changes in our own culture, unless we evolve and change, our culture is going to get obsolete. So वो एक इंटरनल मैकेनिज्म के तहत सोसाइटी के अंदर चेंज का। ठीक है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एथनोसेंट्रिज्म एंड xenocentrism विद एग्जांपल्स, ये हो चुका है। व्हाट आर इंपॉर्टेंट इन डैमेजिंग द पीस एंड which one and how is important damaging the peace and development situation? Karachi discuss with logic. Of course, xenocentrism, ethnocentrism ने बहुत पबाड़ा किया है, मुख्तलिफ पॉकेट्स बन गई है नेशनैलिटीज की, पॉलिटिकल पूरा प्रोसेस इसके तहत हाईजैक हो चुका है। इसके अलावा जी गैंग्स बन चुके हैं, लोग एक दूसरे की एथनिसिटीज को हिट करते हैं, टारगेट किलिंग है, डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर होलिस्टिक मैनर में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसा सिटी वाइड काम नहीं हो रहा है। फिर मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ एथनिसिटीज को रिप्रेजेंट करने लगे, कुछ एथनिसिटीज बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लास की तरफ है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये एथनोसेंट्रिज्म का ही नतीजा है। इसी की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पाया। कराची इज less homogeneous in its ethnic mix as compared to any other city of Pakistan. Karachi has a very sizable population,
Pakhtun population, more Pakhtun ethnicity people live in Karachi rather than in Peshawar. यानी उनकी जो overall population है वो कराची में ज्यादा है पेशावर की निस्बत। तो आप सोचें कि कराची कितना बड़ा एक पश्तून नेशनलिस्ट पश्तून एथनिसिटी का इलाका है। उर्दू स्पीकिंग लोग कराची में डोमिनेंट हैं, तकरीबन 55-60% हैं। फिर पश्तून नेशनलिस्ट पश्तून नेशनैलिटी है। फिर हमारे पास सिंधी स्पीकिंग एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन कराची में तकरीबन 10 to 15% है। सिराइकी स्पीकिंग, फिर हमारे पास कुछ माइनर एथनिसिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन, जिसमें बंगाली, बिहारी, बर्मी पॉपुलेशंस हैं। तो इन पॉपुलेशंस के अंदर अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से इनकी लीडरशिप्स ने इनको हॉस्टाइल बना दिया है एक दूसरे। इनकी कुछ कल्चरल वैल्यूज को या कुछ इंसिडेंट्स और इनके कुछ ट्रेड्स को, इनकी लैंग्वेज को, इनकी फूड, इनके कल्चर को हिट किया जाता है, आइसोलेशन में दिखाया जाता है दूसरे कल्चर को, और फिर एक एथनोसेंट्रिक जीनोफोबिक एक एजेंडा को प्रोपेगेट किया जाता है, जिसकी वजह से पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है। So this is what has been hindering Karachi in its development, because target killing हो रही है, political point scoring हो रही है। There are different parties who are working to secure and safeguard the interest of different ethnic groups. कोई holistic party to address all issues of the city नहीं है, कोई holistic और long term approach for development नहीं है। Governance issues इसकी वजह से create हो रहे हैं, mafias, drug dealers, rackets बन रहे हैं, जिनकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो तरक्की नहीं कर रही है। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर पॉकेट्स बन चुकी हैं मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स की। अब मैं आपसे बनारस कॉलोनी की बात करूं तो आप कहेंगे ज्यादातर पश्तून रहते होंगे। मैं आपसे सोराब गोट की बात करूं तो आप कहेंगे ज्यादातर पश्तून रहते होंगे। मैं आपसे कटलबी एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे ज्यादातर यहाँ पर जो है वो उर्दू स्पीकिंग रहते होंगे। मैं गुलिस्तान जौहर के खास कुछ ब्लॉक्स की बात करूं तो आप कहेंगे यहाँ पे सिंधी स्पीकिंग ज्यादा है, यहाँ पे बलोची स्पीकिंग ज्यादा है। मैं आपसे नॉर्थ कराची की बात करूंगा तो आप कहेंगे यहाँ पे बिहारी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। तो ये तमाम चीजें क्या हो रही हैं, बिहारी नेशनैलिटी के लोग ज्यादा हैं। तो ये पॉकेट्स बन चुकी हैं, इन्फ्लुएंस एरियाज बन चुके हैं। अब तो मुख्तलिफ सेक्टेरियन ग्रुप्स की अपनी एथनोसेंट्रिज्म है। देवबंद की मसाजिद के गिर्द देवबंदी लोग ही रहते हैं, वहीं के मदारिस के गिर्द देवबंद के लोग रहते हैं। एक दूसरे को बुरा भी कहते हैं, तो लोग अब एक दूसरे से बात इसलिए नहीं करते कि अपने ओपिनियन शेयर नहीं होते। फिक़ह जाफरिया को फॉलो करने वाले लोगों ने अपनी गेटेड कम्युनिटीज बनानी है, उसको वो सिक्योरिटी का एक रीजन देते हैं। इस्माइली कम्युनिटीज अपने एरियाज में आइसोलेट हो रहे हैं, बरेलवी पॉकेट्स अलग हैं। अब आप जहांगीर रोड पे जाएं तो आपको एक खास एथनिसिटी के खास सेक्टेरियन ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट नजर आएगा। अगर आप नॉर्थ कराची में जाएं तो आपको एक खास एथनिक ग्रुप नजर आएगा। तो वो डिवर्सिटी को एग्जिस्टेंस जो है को एग्जिस्टेंस डिवर्सिटी कल्चरल जो वेरिएशन की एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये शहर तरक्की नहीं कर रहा। मैंने कुछ बहुत ज्यादा ही तफसीली जवाब दे दिया है। जी, आपकी बात सही है, नॉर्थ कराची में भी है लेकिन औरंगी में ज्यादा है। बिल्कुल, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। ऑल्दो नॉर्थ कराची में भी एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन रहती है, आई हैव बीन एबल टू मीट देम, मगर ज्यादा बड़ी पॉकेट औरंगी में। यू आर राइट सर। आप इसकी पीपीटी सेंड करेंगे? अच्छा जी, इसको भी हम जवाब दे देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पास्ट पेपर्स डिस्कशन हो गई है। सोशलाइजेशन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है कि आप किस तरह से सोसाइटी में रह के सोसाइटी की वैल्यूज को सीखते हैं, सोसाइटीज की वैल्यूज को एब्जॉर्ब करते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, और आपको पता चलता है कौन सी चीजें सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, कौन सी चीजों को सोसाइटी रिजेक्ट करती है, कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करके सोसाइटी खुश होती है, कौन सी चीजों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सपीरियंस थ्रू व्हिच वी डेवलप आवर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। आप कल्चर सीखते हैं, अपनी चीजों को परफॉर्म करना सीखते हैं कि मैं किस तरह से केपेबल हो सकता हूँ सोसाइटी में
तरक्की करने के लिए मैं किस तरह से कैपेबल हो सकता हूँ सोसाइटी के अंदर अपने आप को प्रमोट करने में, तरह आगे बढ़ने में। तो ये आपका जो चीज है इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। लर्निंग द सोशल वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी थ्रू इंटरेक्शन एंड अनकॉन्शियस existence. But what to learn and how to learn varies from culture. किस तरह से सीखा जाएगा, क्या सीखना है, ये हर कल्चर का अपना एक तरीका होता है। कहीं पर मदारिस हैं, कहीं पे दादा दादी बच्चों को सादा चीजें सिखाते हैं, कहीं पे बच्चे शुरू ही डे केयर सेंटर से होते हैं, कहीं पे बच्चों के माँ बाप उनको ज्यादा टाइम देते हैं, कहीं पर पूरी पूरी कम्युनिटी एक साथ रहती है, सारी कम्युनिटी सारे खानदान के बच्चे एक साथ चीजें कर रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा या दो बड़े उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। फ्यूनरल सेरेमनी विल रिप्रेजेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और सेलिब्रेशन वेरीज अक्रॉस कल्चर। कुछ जगहों पर इवन फ्यूनरल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने कभी उर्स देखे? उर्स असल में उस दरवेश, उस बुजुर्ग की वफात का दिन होता है, लेकिन उर्स पे लोग धमाल डालते कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये अब इस दुनिया के कैद खाने से आजाद हो गए हैं और ये अब जाकर अपने खालिक हकीकी से मिल गए, अब तो उनको अल्टीमेट जो गोल ऑफ देयर लाइफ है वो अचीव हो गया। बिल्कुल शाह लतीफ साहब का उर्स या बहुत सारे जितने उर्स हैं, लाल शहबाज कलंदर, हजरत दाता गंज बख्श, बाउद्दीन जकरिया, ये इन उर्स, बाउद्दीन जकरिया के उर्स पे धमाल तो नहीं होता लेकिन खुशी मनाई जाती। बहुत जगहों पर, ज्यादातर जगहों पे दुख और तकलीफ की बात होती है, माएँ रोती हैं, बीवियां बहनें औलाद रोती है जाने वाले की, बेवा रोती है तो, या शौहर रोता है तो गम भी मनाया जाता है। जब किसी शहीद का फ्यूनरल होता है तो थोड़े सा डिफरेंट फीलिंग होती है, दुख तकलीफ तो बेइंतहा होती है, मगर एक साथ साथ एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी हो रही होती है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन, कल्चरेशन नहीं, एनकल्चरेशन यानी कल्चर सीखना अपना, दूसरा किसी का, ये सब बात नहीं होती, क्योंकि तब सोशलाइजेशन में तो आपका भी कल्चर बना ही नहीं होता। एनकल्चरेशन टू लर्न कल्चर विच सिंपली मीन्स दैट पीपल आर सोशलाइज्ड टू इंटरनलाइज कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, कि आप जिन कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अंदर के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, आपके दाएं बाएं जो है, आप उनको इंटरनलाइज कर लें, अपना पार्ट बना। वे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थिंक, एक्ट एंड फील इज शेप्ड थ्रू सोशलाइजेशन। कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग एक्ट करते हैं, कैसे लोग एक सोसाइटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये जो है सोशलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ कल्चर, क्योंकि आप एक कल्चर में रह रहे हैं, आपको पहले दिन ही नहीं पता चल जाएगा उस कल्चर के अंदर क्या चीजें होती, उठना कैसे, बैठना कैसे खाना है, किसी की फौतगी में जाना है तो कैसे, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या अल्फाज बोलने हैं, क्या चीजें नहीं करनी है, सीधा मोबाइल खोल के वीडियो गेम्स नहीं या मीम्स नहीं देखने लग जाना। कोई पैदा होता है तो फूल फल लेके जाते हैं बच्चे के लिए, मिठाई लेके जाते हैं, माँ को मुबारकबाद देते हैं, बाप को मुबारकबाद देते हैं, आने वाले के लिए उसके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। तो ये होता है। किसी की शादी होती है तो क्या करना है, शादी में किस किस्म का लिबास पहनना है किस तरह से ग्रीट करना है। तो पाकिस्तानी शादियों में तो एक चीज और खास है कि कम से कम एक फड्डा भी जरूर होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो हमारी सोशलाइजेशन पूरी नहीं होती उससे। सोशलाइजेशन, आई गेट ऑल द सोशलाइजेशन आई नीड राइट हेयर बिहाइंड माई कीबोर्ड। बहुत सारे लोग अब बड़े आइसोलेटेड जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो बड़ा पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने जितनी सोशलाइजेशन कर रही थी, मैं बस ये अपने कंप्यूटर इंटरेक्शन में इनोनिमस लोगों से बात करके, उनके साथ गेम खेल के, उनके साथ कॉपरेट करके कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा खाना पीना भी किसी के साथ नहीं है। ये सोशलाइजेशन है, लेकिन बड़ी लिमिटेड सोशलाइजेशन है। इससे नुकसान ये होता है कि फिर आउटर वर्ल्ड इंटरेक्शन में ऐसे लोग लैग कर रहे होते हैं। Any other question? चलें जी, हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो एक तरह से औलाद की माँ बाप के जरिए होती है,
इन्फेंट की लाइफ में कॉग्निशन होता है दिमागी यानी जहनी सोच, जहनी इस्तेदाद को डेवलप करना, सोचना कैसे क्या अच्छा है क्या गलत है, ये काम मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये काम कैसे करना चाहिए, इस पे मुझे शाबाश मिल रही है, इसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी है, एफिशिएंट तरीका क्या है इसको करने का, ये आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन। सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, गाली नहीं देनी, प्यार से बात करनी है, बड़े को कैसे बुलाना है, छोटे के साथ कैसे खेलना है, अपने खिलौने शेयर करने हैं, बड़े को का कहना मानना है, ये तमाम चीजें प्राइमरी सेक्शन माँ बताती है बच्चे को, बाप बताता है, दादा दादी बताते हैं, नाना नानी बताते हैं। People can live without socialization. I don't think man is a social animal, so we need to live with other people. We cannot live in isolation. तो जैसे ही आपको कम से कम कुछ 5, 6, 8, 10 लोगों से तो बात करनी है, अपनी अपने मर्जी की ही चाहे हो, तो आपने वो बात कैसे करनी है, ये सोशलाइजेशन ही आपको बताए। आपको तो नहीं पता, आप सोशलाइजेशन के बगैर कैसे रह सकते हैं, आप सोशलाइजेशन के बगैर, गुड क्वेश्चन, मगर आंसर हम इसको होलिस्टिकली देते हैं। सोशलाइजेशन अगर आपकी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप पैदा हो और आपकी वालदा आपको छोड़ के कहीं चली जाए या आपको कहीं छोड़ के आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन तो स्टार्ट हो गई। आपको प्यार करती हैं, आपको ग़िज़ा फराहम करती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपके कपड़े बदलाती हैं, जब आपके कपड़े गंदे होते हैं उनको चेंज करती हैं, आप बीमार होते हैं आपका ख्याल रखती हैं, सारा सारा दिन कितने महीनों तक सिर्फ आप ही को देखती रहती हैं, अपने काम भी करती हैं, जॉब करती हैं, खाना घर सब देखने के साथ साथ आपको देख, सोशलाइजेशन तो प्राइमरी तो आपकी हो रही है। तो जब प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है मतलब सोशलाइजेशन के बगैर तो आप नहीं रह सकते। हम सोशलाइजेशन समझते हैं कि हम आउटर सोसाइटी से इंटरेक्ट करें या ना, वो हमारी चॉइस होती है, लेकिन इन एनी केस हम इंटरेक्ट तो कर रहे हैं। जो बंदा कंप्यूटर के पीछे बैठा है क्या वो 20-40 लोगों के साथ नहीं बात कर, उसे जब कोई चीज खरीदनी होती है वो बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपका इंटरेक्शन कम हो गया, लेकिन आप गेम्स जब खेल रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कोलैबोरेट नहीं कर रहे, वो तो सोशलाइजेशन। ठीक है जी, तो सोशलाइजेशन के बगैर रहा नहीं जा सकता, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड पीपल टू टॉक टू, अदरवाइज हमारी साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल नीड्स पूरी नहीं हो सकती। और इंसान सिर्फ इकोनॉमिक नीड्स की वजह से नहीं जिंदा है, इंसान को बाकी नीड्स भी पूरी कर। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर सोशलाइजेशन जो है वो नर्चर का पार्ट है, इसमें नेचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेचर ने हमें कुछ चीजें दे के भेजी हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड फियर ऑफ ओनली टू थिंग्स, fear of height and fear of loud noise। हम सिर्फ दो चीजों से, जब बचपन में हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सिर्फ दो चीजों का डर होता है हमारे पास, जो कॉग्निटिवली नेचर हमें देके भेजता है। एक किसी ऊंची जगह से गिर जाने का डर, फियर ऑफ हाइट जिसको बोलते हैं। इसलिए आप देखें बच्चे को आप जैसे ही ऊपर करते हैं तो उसकी आंखें एकदम पथरा सी जाती है। दूसरी चीज है कि चीख का डर, ऊंची आवाज का डर। क्यों? और आप बच्चे के सामने चीख के दिखाएं वो इसीलिए रोना शुरू कर देता है क्योंकि ये दो चीजें ही हैं। बाकी तमाम डर हम सोशलाइजेशन से, नर्चर से पैदा करते हैं। सोशलाइजेशन के बगैर एक और चीज जो है इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल है, कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हमें अपने आप को बचाना है, मुझे भूख लग रही है तो मैंने रोना है, चीखना है, धाड़ना है ताकि मुझे खाना दिया जाए, ग़िज़ा फराहम की जाए। मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पेट में दर्द है या मेरी नाक बंद है, तो मैं क्या करूंगा? मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं बोलना नहीं सकता, तो मैं चीखना शुरू कर, रोना शुरू कर देता हूँ, तकलीफ का एहसास दिलाना शुरू कर देता हूँ। ये चीजें नेचर में है, लेकिन नर्चर बताता है कि तकलीफ को एक्सप्लेन कैसे करना। नर्चर बताता है कि और किन किन चीजों से डरना है, किसी गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना है, उससे डरना है, दर्द होता है तो उसको कैसे बयान करना है, प्यार क्या होता है, लोगों से प्यार करना कितना जरूरी है, जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है, ये तमाम चीजें नर्चर बताती है। तो सोशलाइजेशन इज प्राइमरली द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्चर, नॉट नेचर। नेचर सिर्फ एवोल्यूशन और सर्वाइवल को डिस्कस कर रहा है। बहुत अच्छा आपने गुलाम अब्बास लिखा, मैन इज अ सोशल एनिमल विदाउट सोसाइटी इज आइदर बीस्ट और गॉड। तो या खुदा को किसी की जरूरत नहीं है, या फिर किसी इंसान की, या फिर जानवर को किसी इंसान की जरूरत है। Women are more social than men, is it right? I don't agree because it's a sexist opinion. I refrain from saying any such thing. Women have more opportunities to be social.
बिकॉज उनकी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी लिमिट कर देती है, जिसकी वजह से वुमेन ज्यादा होती है। लेकिन ये भी नेचर और नर्चर वाली डिबेट है। आई डोंट थिंक कि नेचर में इसका ज्यादा लेना देना है, नर्चर का ज्यादा, बिकॉज women have to interact with more people. Women have to fight a bigger war for their survival and acceptability. That's why they have to be more social. मगर ये जनरली ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट ये है कि औरतें ज्यादा सोशल होती हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द बहुत सोशल। औरतों का सोशल सर्कल लिमिटेड होता है, मर्दों का सोशल सर्कल बड़ा होता है। एंड आई थिंक सोसाइटी इज अनफेयर अबाउट इट, बट दैट्स द रियलिटी। आई थिंक अब बाकी सोशलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लें, क्योंकि हमारा टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और फिनिश हो रहा है। और आई थिंक अच्छा काफी सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग द लेक्चर, CR। बाकी I think that's it. That's very much it. Let's meet next week. Baki jo slides ka, as I've told, these slides are something I've borrowed with from another CSS officer. So I'm not sure if I will be able to share these, but at the same time, आपके पास ये पूरी videos हैं, videos में हम slide use कर रहे हैं, आप इन slides को इधर से refer कर सकते हैं। Thank you very much, everyone. Take care. Remember me in prayers, because थोड़ा सा tough है हमारे लिए manage करना। Then of course the leaving behind your family there somewhere, and then not being able to connect to them is also a thing. So remember us in prayers, especially your instructor, which is myself. I'll be very grateful. Thank you very much. See you next week.